पिछली क्लास पे याद होगा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा था, फिर उसके बाद द इवेंट ए और बी पढ़ा था, सेकेंड टाइप का इवेंट। थर्ड इवेंट भी पढ़ा था, द इवेंट ए एंड बी। फोर्थ है, आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। थ्योरी चल रही है अभी भी। फोर्थ इवेंट है द इवेंट ए बट नॉट बी। ठीक है, ऐसा इवेंट जिसमें ए तो हो बट बी ना हो। देखो, सेट थ्योरी में इसको क्या हम बोलते हैं, ए बट नॉट बी को क्या बोलते हैं। जैसे मान लो एक सैंपल स्पेस हमारा है 1 2 3 4 5 और 6। एक बनाऊं ए 1 2 4 6 और दूसरा सेट बनाऊं बी 2 5 और 6। अब कहा जाए ए बट नॉट बी तो क्या बनेगा, कौन सा सेट बनेगा? So 1 and 4. 1 and 4। ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी। ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी। तो 1 देखो अगर बी में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। 2 बी में भी है तो वो कट जाएगा, 4 नहीं है तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 है तो 6 एलिमिनेट हो जाएगा। ए माइनस बी को ही हम ए बट नॉट बी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, एज वी नो a minus b is the set of all the elements which are in a, all the elements which are in a but not in b। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो a में तो हों बट b में ना हो। ये एग्जांपल भी है। तो अब कोई इवेंट ऐसा डिफाइन हो जाए, देयरफॉर एक कोई इवेंट ऐसा डिफाइन हो जाए E जो a माइनस बी हो, या फिर क्या हो, ऐसा बोले इसको ओनली ए, ओनली ए तो भी सही है। या फिर देखो इसको कैसे बोल सकते हैं, मतलब इसको देखो कैसे बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो मान लो ये सैंपल सेट है, बी अगर ये है तो बी डैश क्या है बताओ जरा। 2 5 6 को छोड़कर, 2 5 6 को छोड़कर 1 3 4, 1 3 4। अब ए का अगर बी डैश के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा बताओ। 1 दोनों में होगा, वही इंटरसेक्शन में आता है। फिर 4, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और ये दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको ओनली ए भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो बी में ना हो। तो बी में जो होंगे वो अपने आप निकल जाएंगे, है ना। तो इस ई को हम बोलते हैं, इस इवेंट जो बना है इस ई को हम बोलते हैं, ए इज कॉल्ड एज द इवेंट ए बट नॉट बी। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको लेकर एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। तो अभी तक हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री को छोड़कर क्या क्या पढ़ा है, ए एंड बी पढ़ा है, ए और बी पढ़ा है, ए बट नॉट बी पढ़ा है। तो इन तीनों को लेकर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल में एक छोटा सा क्वेश्चन ही है, अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, एस का मतलब सैंपल स्पेस,
ये होगा 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलते हैं? ये सैंपल स्पेस का सेट है। सैंपल स्पेस मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब कैपिटल ए से एक इवेंट डिफाइन करते हैं, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे प्राइम नंबर के लिए? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, बस ये 3 होंगे, है ना। फिर बोला जाए बी एक दूसरा इवेंट, बी एक दूसरा इवेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इसी सैंपल स्पेस में से ऑड नंबर क्या क्या होंगे? 1 3 और 5। अब मैं क्वेश्चंस पूछूं यहां से। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सैंपल स्पेस बनाओ ए और बी का। ए और बी मतलब दैट इज ए यूनियन बी। तो क्या क्या बनेगा ये इवेंट? मतलब इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, एक इवेंट डिफाइन है E1 मान लिया, जिसकी वैल्यू क्या है? ए यूनियन बी, और इसको क्या बोलते हैं? ए और बी, या तो ए या तो बी। तो इसके लिए क्या सेट बनेगा ए यूनियन बी का? इन सबको मिला लेंगे, 1 2 3 5, है ना। 1 2 3 5। समझ में आ रहा है ये ए यूनियन बी वाला? ए और बी हो गया। Yes, sir. दूसरा इवेंट बनाते हैं, उसमें बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कौन कौन से होंगे? देखो 3 और 5 होंगे केवल। एक थर्ड बनाते हैं, थर्ड इवेंट E3। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मतलब ए माइनस बी। तो ये क्या क्या बनेगा? 2 2 ओनली, 3 5 तो माइनस हो जाएंगे। एक और बनाते हैं, नॉट ए, चौथा इवेंट E4 इक्वल टू नॉट ए। तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या होगा बताओ जरा। नॉट ए मतलब सैंपल स्पेस में तो हो बट ए में ना हो। 1 4 and 6. 1 4 एंड 6। सैंपल स्पेस में तो हो बट ए में ना हो, मतलब नॉट ए का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस माइनस ए। नॉट ए का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस में से ए को निकाल लो, तो सैंपल स्पेस में जो रहेगा वो बच जाएगा, और जो ए में होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एस माइनस ए बोलते हैं, नॉट ए को। ये सब क्लियर? फोर्थ टाइप का इवेंट, इसको कॉपी कर लो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है, इसको समझ लो, बहुत सिंपल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूड करने का मतलब हम सबको पता है, एक्सक्लूड करने का, इंक्लूड करने का मतलब हमको पता है। क्लास इंटरवल में हमने देखा था, क्लास 10th में, क्लास 9 में भी। मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं बस, ये वर्ड हमने पहले कहाँ देखा है। देखो क्लास इंटरवल जो बनाते हैं स्टैट्स में, हम देखेंगे इन सब चीजों को फिर से। जब भी हम कोई डेटा अरेंज करते हैं तो एक क्लास इंटरवल होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये दो टाइप की होती है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। एक क्लास इंटरवल ऐसी होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड आगे भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी 5 8 2 7 कुछ ऐसी। एक क्लास इंटरवल ऐसी होती है 0 से 9, फिर 10 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 टू 39 एंड सो ऑन। इनकी फ्रीक्वेंसी भी ऐसी कुछ हो जाएगी मान लो।
ठीक है। तो एक को बोलते हैं इंक्लूसिव, एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब समझना है हमको। ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है। और ये वाला फॉर्म इंक्लूसिव है। क्यों बोलते हैं इनको, इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं? देखो एक्चुअली में क्या हुआ होगा यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं इसी को लेके। जैसे मान लो मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और मैंने बोल दिया कि 0 से 10 रुपीज किसके किसके पास है, हाथ खड़े करो। 0 से 10 रुपीज किसके किसके पास है, हाथ खड़े करो। तो 5 बच्चे निकल गए, उनको मैंने काउंट करके यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने पूछा 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर मैंने पूछा 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। और 30 से 40 रुपीज कितने बच्चों के पास है, हाथ खड़े करो। तो 7 लोगों ने हाथ खड़ा किया। प्रॉब्लम इसमें क्या है, वो बच्चा जिसके पास एग्जैक्टली 10 रुपीज है, वो बच्चा जिसके पास एग्जैक्टली 10 रुपीज है, वो हाथ कहाँ खड़े करेगा, इसमें या इसमें? तो इसका जवाब है ऊपर वाले में खड़ा नहीं करेगा। ऊपर वाले में नहीं हाथ खड़ा करेगा, वो नीचे वाले में हाथ खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्लास इंटरवल में अपर लिमिट जितनी भी है वो सारी एक्सक्लूडेड होती है। अपर लिमिट वाली दूसरे क्लास में जाती है। 10 जो होगा वो सेकंड क्लास में आएगा, 20 जो होगा वो थर्ड क्लास में आएगा। इसी वजह से इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि अपर लिमिट जितनी भी है वो सारी एक्सक्लूडेड होती हैं। ठीक है, इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। ये कंटिन्यूअस फॉर्म भी है क्योंकि पहले क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम है। इस तरीके से देखो जिगजैग बन जाता है। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो 0 से 10, ये मान लो 10 है, फिर 10 से 20, तो ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता है। इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका। ये वाला फॉर्म क्या है, इंक्लूसिव है। क्या रीजन है इसका? फिर से वही वही सिचुएशन। फिर से 0 से 9 कितने बच्चों के पास है, 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर मैंने बोला 10 से 19 किसके पास है, तो 8 बच्चों ने, एंड सो ऑन। 30 से 39 कितनों के पास है, 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कोई सोचे कि 9 वाला कहां पे हाथ खड़े करेगा, ऊपर वाले में कि सेकंड वाले में? ऊपर वाले में, क्योंकि दूसरा वाला तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 वाला ऑब्वियसली फर्स्ट में ही रहेगा। तो इस टाइप में क्या है, अपर लिमिट जितनी भी है वो इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म। और इसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म भी कहा जाता है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में ब्रेक आता है, डिसकंटिन्यूटी आती है। ये मान लो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। तो 0 से 9 पे है 5, 10 से थोड़ा सा पहले। नेक्स्ट कहां पे स्टार्ट हुआ, 10 से। तो 9 to 10 के बीच में एक ब्रेक तो आ गया, थोड़ा सा ही सही, लेकिन आ तो गया। फिर 19 पे ये खत्म हो गया। फिर 20 से स्टार्ट होना है, 20 से 7 तक जाएंगे, 39 पे रुक जाएंगे। फिर 40 से 3, तो थोड़ा सा ब्रेक तो आ रहा है। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें ब्रेक है। इसी वजह से इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। और अपर लिमिट इंक्लूडेड है इसलिए इंक्लूसिव बोलते हैं। इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है इसलिए इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। अपर लिमिट जितनी भी है वो एक्सक्लूडेड है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। इतना हम करके आए हैं, क्लास 10th और क्लास 9th में हमने ये सब सीखा है। अब यहां पे एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? जैसे मैं तुम्हें 2 सेट्स दूं, एक सेट दे दिया ए, दूसरा सेट दे दिया बी। तो इसमें क्या है, अगर ए में मैं सारे ऑड नंबर्स लिखते चलूं, 1 2 तो होगा नहीं, 1 3 5 7 9, और ये इनफाइनाइट सेट है। या इनफाइनाइट सेट क्या, मान लो 51 तक है, फाइनाइट सेट है ये। बी एक सेट बनाऊं जिसमें सारे इवन नंबर्स को डालते चले जाऊं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन टिल 52। ठीक है, तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब मान लो कोई सैंपल सेट हम बनाते हैं, उसमें 1 2 3 4 से लेकर 52 तक के सारे एलिमेंट्स भर देते हैं। अब मैं बोलूं कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब कहने का ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है। तो ऐसे केस में ए और बी को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। ए और बी दोनों क्या होंगे,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि S में से A ने क्या किया, B को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया। ओके, और सेम किया B ने भी। जैसे अगर S में से A को माइनस करें, S में से A को माइनस करें तो क्या बनेगा, B बन जाएगा। और यही काम B ने भी किया। अगर S में से B को निकाल दें, B को एक्सक्लूड कर दें, S में से B को एक्सक्लूड कर दें तो क्या बच जाएगा, A बच जाएगा। तो ऐसे ही सिचुएशन में A और B क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ये बात समझ में आई, बोलो। Yes, sir. अब इसकी थ्योरी क्या है वो लिख देता हूं मैं, कॉपी कर लेना। चलो देखो यहां पे फिर से लिख लेते हैं पूरा। देखो, तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का इवेंट है, पेयर ऑफ इवेंट, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो, इसमें सीधा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी होगी, डेफिनेशन वगैरह एग्जांपल के बाद। मान लो हमने एक डाई को रोल किया है, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एस मतलब सैंपल स्पेस, ये बहुत ही फेमस है। तो कैपिटल एस जब भी लिखोगे प्रोबेबिलिटी में, वो सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा। सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6। एक इवेंट बनाते हैं ए, उसमें हम क्या करते हैं, सारे ऑड नंबर्स ले लेते हैं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। एक दूसरा इवेंट बनाते हैं बी, उसमें सारे इवन नंबर्स को लेते हैं। ये क्या होगा, 2 4 और 6। तो यहां पे क्या है, एज ए इंटरसेक्शन बी इज 5, so A and B are called mutually exclusive event। ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, डेफिनेशन या फिर थोड़ा सा समझाना। और यहां पे क्या हुआ है, ए मैं लिख देता हूं पूरा, excludes the event B and vice versa। ठीक है, ए ने क्या किया, एक्सक्लूड्स द इवेंट बी, ऐसे यहां पे छूट गया, फ्रॉम सैंपल स्पेस एस एंड वाइस वर्सा। ए ने क्या किया, बी को सैंपल स्पेस से एक्सक्लूड कर दिया। कहने का मतलब ए जो है वो एस माइनस बी है, एंड बी जो है वो एस माइनस ए है। या ऐसे भी बोल सकते हो, ए प्लस बी जो होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड करके सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए। ये जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है कि ए और बी ऐड करके सैंपल स्पेस के इक्वल हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि बी और ए ये रिलेशन होल्ड करें। इसका ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो ए मैंने दे दिया, इसी में से बना रहा हूं दूसरा सेट, 1 और 3 बोल दिया, और बी मैंने ले लिया 2 और 4, 5 और 6 का कोई जिक्र ही नहीं है। ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है। तो ये चीज बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमारे एग्जाम्पल में जरूरी हो गया, ये चीज जरूरी नहीं है। मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, या ऐसे लिखा, दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये जो अभी ब्लैक से सर्कल हो रहा है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहां पे क्या हुआ, ए ने बी को एक्सक्लूड कर दिया और बी ने ए को एक्सक्लूड कर दिया। तो सेट की लैंग्वेज में ए एंड बी को क्या बोलते हैं, याद है? अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो, Disjoint. वेरी गुड, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अब देखो यहां से डेफिनेशन, टू इवेंट्स
A and B are called mutually exclusive if the occurrence of first event completely excludes the occurrence of the other. It means both the events can't occur simultaneously. दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है? दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसमें एक नोट करके लिख लेना, किसी भी सैंपल स्पेस में जो सिंपल इवेंट होते हैं ना, वो ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। सिंपल इवेंट मतलब जैसे सैंपल स्पेस से कितने सिंपल इवेंट बना सकते हैं? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, शायद पिछले क्लास में पढ़ा था। सिंपल इवेंट याद है? सोच के बताओ क्या होता है, तब तक मैं लाइन लिखता हूं। सिंपल इवेंट्स of a sample space are always mutually exclusive। याद आया सिंपल इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस से सिर्फ एक सैंपल पॉइंट लेके जो इवेंट बनाते हैं उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। ऐसा इवेंट जो सैंपल स्पेस से सिर्फ एक सैंपल पॉइंट ले, जैसे एक सेट बनाया 1, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। तो ऐसा इवेंट जो सैंपल स्पेस से सिर्फ एक सैंपल पॉइंट ले, 3 4, ये सारे के सारे क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट आएगा तभी तो कॉमन लेने का चक्कर रहेगा। अगर एक एक पॉइंट लेते जाएंगे तो मैच तो करेगा नहीं, क्योंकि सेट की लैंग्वेज में हमने पढ़ा है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, पढ़ा है ना? 4 4 अगर 2 बार लिखना हो तो उसको एक बार लिखेंगे। सेट लिखते हैं जब भी, तो जो एलिमेंट्स लिखते हैं एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, है ना? तो अगर 4 4 दो जगह पे नहीं है तो दो सेट ऐसा नहीं बनेगा 4 और 4 का। तो जो भी सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, सिंपल सिंपल पॉइंट्स को लेके अगर हम इवेंट बनाएं, वो सारे के सारे क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ये लाइन लास्ट की वही है, सिंपल इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां तक कॉपी कर लो। क्या हुआ है? तो एक इवेंट और है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, देखो इसमें क्या है, मैं एग्जांपल इसका बाद में दिखाऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो क्या होती है। जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस हो और उसको लेके हमने बहुत सारे इवेंट्स बना लिए। अगर ऐसा हो जाए उन सारे इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस बन जाए, ओके? जैसे एक सैंपल स्पेस, उससे बहुत सारे इवेंट्स निकाल लिए। अब उन सारे इवेंट्स का सैंपल स्पेस अगर ले लें और यूनियन कर लें, तो ओरिजिनल सैंपल स्पेस अगर बन जाए, कोई भी एलिमेंट बचे ना सैंपल स्पेस का, तो वो सारे जो छोटे छोटे इवेंट्स बनाए हो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है? तो इफ E1 E2 E3 डैश 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 En are events such that E1 union E2 union E3 union dash 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 union En इक्वल टू सैंपल स्पेस, ठीक है? या इसी को इतने बड़े से सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, यूनियन, जैसे समेशन पढ़े हो ना, सिग्मा,
सिग्मा कैसे लिखते हैं? एक्स आई अगर लिखा है तो आई की लिमिट होती है, आई इज टेंडिंग फ्रॉम 1 to 5, तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये वैल्यू होती है, सिग्मा लिखते हैं। अब यूनियन में देखो, ये सारे यूनियन है ना, तो यूनियन लिखते हैं ई आई, वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। ये अगर s हो जाए, मतलब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यूनियन कर रहे हैं ई आई का, वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो इसका मतलब ये है E1, पहले आई को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, n तक ले जाएंगे, तो E1 E2 E3 E4 सारे इवेंट मिल जाएंगे, उन सबका क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। तो अगर ये चीज हो जाए, देन E1 E2 E3 and so on till En are called exhaustive event। इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब देखो, इसके बीच में अगर ऐसा हो जाए, मान लो कोई इवेंट है, मान लो E7 है और E5 है, तो अगर कहीं ऐसा हो जाए कि E7 और E5 का इंटरसेक्शन 5 हो गया, ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए E7 और E5, मतलब इनमें से किसी भी दो इवेंट का अगर इंटरसेक्शन 5 हो जाए, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? पेयर वाइज डिसजॉइंट। इन दोनों इवेंट्स को बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है। तो 7 या 5, हमें नंबर अभी नहीं पता कौन सा दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 है, तो हम क्या करते हैं? इफ कोई ith इवेंट, मान लिया कोई ith इवेंट है और उसका इंटरसेक्शन किसी jth इवेंट से 5 हो गया है, आई और जे जहां पे 1 से लेके n के बीच का कोई भी दो नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ith और jth इवेंट का अगर इंटरसेक्शन 5 हो जाए, देन ei and ej are called pairwise disjoint, and in this case जो हमारे इवेंट्स हैं E1 E2 E3 डैश 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 अप टू En, इसी के बीच में ei और ej भी है, आर कॉल्ड, उस केस में इस इवेंट को बोलते हैं, इन सारे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। ये बात समझ आई लास्ट वाला? कोई भी दो इवेंट अगर उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं? पेयर वाइज डिसजॉइंट। और पूरे इवेंट्स को बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी। एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है, तो एक्सक्लूसिव वर्ड तो यूज करना पड़ेगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि सबका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। इसका एक एग्जांपल करते हैं, फिर बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मान लो 3 कॉइन्स को टॉस किया है, बारी बारी किया है या एक साथ किया है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ओके। सैंपल स्पेस बनाओ जरा, एच 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 टी, फिर एच टी टी, फिर टी एच टी एच टी टी एच टी, ऐसे हो गया, सैंपल स्पेस बन गया। अब एक इवेंट बनाते हैं E1, इसको मैंने बोला है कि हेड आना चाहिए ऑन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस पे हेड आना चाहिए, बाकी दोनों पे कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं है। तो क्या क्या बनेगा जरा बताओ? पहले थ्रो पे हेड आना चाहिए, तो एक तो ट्रिपल एच हो गया, फिर एच एच टी हो गया, फिर क्या हो गया? एच टी एच हो गया, और बताओ एच टी टी,
ये 4 हो गए। और बनेगा कुछ? नहीं बनेगा ना, पहले 4 वाले ही बनेंगे। एक दूसरा इवेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं हेड ऑन सेकेंड टॉस। दूसरे टॉस पे हेड्स आना चाहिए। इसका बनाओ जरा, क्या क्या बनेगा। तो एक तो एच 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 ये बन जाएगा, एच एच टी ये बन जाएगा, मतलब ये बन रहा है, ये बन रहा है। दूसरे टॉस पे हेड ये वाला बनेगा टी एच एच, और टी एच टी ये बनेगा। फिर बोला जाए तीसरे का, इसमें बोल रहे हैं हेड ऑन थर्ड टॉस। तीसरे टॉस पे हेड्स हो तो आप देखो ऊपर मार्क करते हैं। एक तो ये वाला होगा ट्रिपल एच, और कौन सा होगा तीसरे पे हेड? ये वाला होगा एच टी एच, और टी एच एच, और ये वाला टी टी एच। चेक करो जरा, ये है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी एग्जॉस्टिव है क्या ये? तो यहां पे देखो, अगर हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करें तो क्या मिलता है? जो चीज एक बार लिख देंगे उसको सैंपल स्पेस से कट कर लेंगे ताकि हमें मालूम चल जाए ये वाला हम यूज कर चुके हैं। देखो ट्रिपल एच ट्रिपल एच ट्रिपल एच, तो सैंपल स्पेस का ट्रिपल एच हटा लिया। हम ये चेक कर रहे हैं कि सारे मेंबर्स कवर हो रहे हैं कि नहीं। एच एच टी यहां पे है, और ये वाला कट गया। और क्या बच रहा है? एच टी एच ये वाला, एच टी एच ये वाला हो गया। एच टी टी ये वाला भी हो गया। इधर देखो एच एच टी, एच एच टी हो चुका है क्या? हाँ हो चुका है। टी एच एच ये वाला, तो ये कट गया। टी एच एच, टी एच टी ये वाला, तो ये वाला भी हो गया। टी एच टी, और देखो एच टी एच हो चुका है। हाँ हो चुका है। टी एच एच हो चुका है। टी टी एच ये वाला। तो अब बताओ क्या ये एग्जॉस्टिव है? E1 E2 E3 एग्जॉस्टिव है बताओ। नो सर। नो, ये लास्ट वाला बच गया है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो E1 E2 E3 एंड E3 आर नॉट एग्जॉस्टिव। अब मैं दिखाता हूं एग्जॉस्टिव कैसे बनेगा। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव। एक चौथा इवेंट भी बनाते हैं, इसको बोलते हैं नो हेड्स। हेड्स आना ही नहीं चाहिए। तो क्या होगा? सिर्फ एक होगा टी टी टी, है ना, लास्ट वाला हो जाएगा। अब अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 करें तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। सो E1 कॉमा E2 कॉमा E3 एंड E4 आर एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों होगा? हाँ, सर सिर्फ एग्जॉस्टिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। E4 का देखो इंटरसेक्शन फाई है, E4 सेट का इंटरसेक्शन E1 के साथ फाई है, E2 के साथ फाई है, E3 के साथ भी फाई है। ऑल्सो यस। E1 इंटरसेक्शन E4 इक्वल टू E2 इंटरसेक्शन E4 इक्वल टू E3 इंटरसेक्शन E4 इक्वल टू फाई। सो E1 E2 E3 ये सारे कॉमा देके एंड E4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। बोलो पूरा क्लियर?
Yes, sir. ओके, कॉपी कर लो। थ्योरी हमारी हो चुकी है पूरी। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। इसको कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन से इवेंट पेयर वाइज डिसजॉइंट है? E1, E2, E3, E4 में से कौन कौन से पेयर वाइज डिसजॉइंट है? बताओ। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? पेयर वाइज डिसजॉइंट कौन कौन से इवेंट्स हैं E1, E2, E3, E4 में से? जिनका इंटरसेक्शन 5 होगा। तो ये सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट ही तो हैं। E1 एंड E4। फिर दूसरा भी है E2 एंड E4। फिर E3 एंड E4। ये सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। ओके, तो थ्योरी हमारी हो गई है कंप्लीट। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक दो क्वेश्चन करेंगे, एक ही कर पाएंगे मैक्सिमम। 16.2। देखो कितने क्वेश्चन हैं टोटल इसमें, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। 7 क्वेश्चन हैं, 8 भी है शायद। 7 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है। तो ज्यादातर ट्रू फॉल्स है, इवेंट बनाने हैं, वन वर्ड आंसर। तो 11th की प्रोबेबिलिटी में मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है। जैसे 9th की थी ना प्रोबेबिलिटी, कुछ दम नहीं था। 10th में थोड़ा बहुत था, बट इतना भी नहीं था। 11th में भी वैसी ही है और 12th में भी वैसी ही है। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। तो 9th बिल्कुल 11th के जैसा होता है और 10th बिल्कुल 12th के जैसा होता है, क्योंकि बोर्ड होता है दोनों में और सिलेबस भी काफी हद तक मतलब एक जैसा ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल किया गया, ओके। कुछ इवेंट्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, a die is rolled, let E be the event, die shows 4। E कोई इवेंट है जिसमें डाई 4 शो करे, और F कोई दूसरा इवेंट है, डाई शोज एन इवन नंबर। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको E और F पहले बनाना पड़ेगा। उससे पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अ डाई इज रोल्ड से सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं। डाई को जब रोल करेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस में होगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बस डाई को एक बार थ्रो किया गया है। अच्छा, डाई जो है वो ये एक होता है तो डाई लिखते हैं, अगर एक से अधिक हो तो डाइस लिखते हैं, ठीक है। तो डाइस लिखेगा मतलब समझ जाना 2 बार थ्रो हुआ है या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है, 2 डाई को एक साथ थ्रो हुआ है, ठीक। तो डाई और डाइस में कंफ्यूज मत होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कभी डाई लिखता है कभी डाइस लिखता है, तो डाइस जो है वो प्लूरल फॉर्म है। तो डाइस का मतलब एकदम पक्का कि या तो एक बार नहीं 2 बार उसको थ्रो किया है या फिर 2 डाई को एक साथ थ्रो किया है। डाइस लिखा हो तो थोड़ा ध्यान रखना। अब ई कोई इवेंट है, ई कोई इवेंट है, डाई सोज 4। तो डाई 4 कितने पे दिखाएगा? एक ही होगा, ये होगा ना। और एफ कोई दूसरा इवेंट है, उसमें क्या है? डाई सोज एन इवन नंबर। तो उस पर 2 आएगा तो फेवरेबल आउटकम होगा, 4 होगा, 6 होगा। अब सवाल ये पूछा है कि क्या ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें ये दिखाना है ई इंटरसेक्शन एफ क्या ये फाई है। बताओ कितना है ई इंटरसेक्शन एफ? 4 ना, ओ और दोनों में है। तो ये फाई के इक्वल नहीं है, देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे? ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।
वेट फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। Yes. अच्छा ये थोड़ा सा लंबा है, एक काम करो फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं अभी सेकंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा समझा देते हैं सेकंड का। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ज्यादा पार्ट्स है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। ओके, और ये सेट थ्योरी के जैसा है। अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। तो ये तुम्हारा ना प्रैक्टिस कराएगा, इवेंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या इवेंट होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक बार प्रैक्टिस करवाएगा बस। देखो क्वेश्चन नंबर 2, डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस बना लिया सबसे पहले, 1 2 3 4 5 और 6। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट पार्ट, ए इवेंट का क्या आउटकम हो सकता है? अ नंबर लेस देन 7, मतलब सारे सारे होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। लेस देन 7 मतलब सारे आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो बी में क्या होगा? 5 होगा। एक बात ध्यान से सुनो, बी ऐसे लिखना और बी ऐसे लिखना, दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान रखना, 5 को अगर तुमने ब्रेसेस के अंदर डाल दिया तो ये नल सेट नहीं है, एक एलिमेंट हो गया 5। 5 ऐसे ही लिखेंगे, इसका मतलब है नल सेट। ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, इसमें एक मेंबर है 5। ठीक है, अगर b इक्वल टू 5 है तभी नल सेट है। b इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर 5 लिख दिया तो वो नल सेट नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? b इक्वल टू 5, ब्रेसेस नहीं डालेंगे। थर्ड, c एक तीसरा सेट, तीसरा इवेंट, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3,6 ओनली, इस तरीके से बनाते जाना है। 4 क्या है? d अ नंबर लेस देन 4, 1 2 एंड 3। e एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, इक्वल टू नहीं लिखा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो केवल 6 होगा। सिक्स्थ पार्ट, f अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं चाहिए, तो 4 5 और 6 ले लो। ये हो गए सारे, यहां तक हो गया। अब ऑल्सो के बाद बोला है इसने, ऑल्सो फाइंड a यूनियन b, फिर बोला है a इंटरसेक्शन b, फिर बोला है e यूनियन f, फिर बोला है d इंटरसेक्शन e, फिर a माइनस सी, बहुत कुछ पूछ लिया, d माइनस e, ये क्या हो गया? f डैश, अच्छा ओके f डैश, फिर बोला है e इंटरसेक्शन f डैश। इतनी सारी चीजें पूछ रहा है ये, तो a यूनियन b क्या होगा? सैंपल स्पेस ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। a इंटरसेक्शन b 5, क्योंकि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, a तो एक सेट है, b नल सेट है, दोनों में सिर्फ 5 होगा, 5 ही कॉमन है। e इंटरसेक्शन f, e और f का इंटरसेक्शन क्या होगा? 6 ओनली। d इंटरसेक्शन e, तो इसमें कुछ नहीं है 5, d और e में कुछ भी कॉमन नहीं है 5। a माइनस सी, a माइनस सी मतलब 3 और 6 निकाल दो, तो 1 2 4 5। d माइनस e, d में से e निकालना है, तो 1 2 3 में से 6 निकाल ही नहीं पाएंगे, d पूरा का पूरा बच जाएगा। 1 2 3 f डैश, मतलब जो f में ना हो लेकिन s में हो, तो 4 5 6 हटा दो, 1 2 3। e इंटरसेक्शन f डैश, e मतलब 6 और f डैश मतलब 1 2 3, तो 6 और 1 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं, 5। ये हो गया आंसर। ओके, ये समझ आया? सर Yes, sir. हाँ केशा बताओ क्या कह रही हो? सर थर्ड पार्ट में ई यूनियन एफ में सर 4 5 6 होना चाहिए ना? ई यूनियन एफ में हो सकता है गलत हो गया, रुको देखता हूं फिर से। ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ,
हाँ सही है, Yes, sir. गलत हो गया, जल्दीबाजी में गलत हो गया, कोई बात नहीं, बात तो हम समझ रहे हैं ना। 4 5 6 और 6 का यूनियन है ये, मैं इंटरसेक्शन लिमिट है, तो 4 5 और 6, ठीक है। और कुछ गलत तो नहीं हुआ है? एक बार देखना फिर से, मैंने जल्दीबाजी में किया है, शायद कोई मिस्टेक हो गया हो तो करेक्ट कर लेना। हर चीज का मीनिंग हमको पता है, मेन पॉइंट ये है कि हर चीज का मीनिंग हमको पता है, ठीक है, तो मिस्टेक के चांसेस बहुत कम है। आज हम यहीं पे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक। अगली क्लास पे ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे और नेक्स्ट में एंटर कर लेंगे, या नेक्स्ट के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत सीख लेंगे, या एक्सरसाइज में अगर टाइम लग जाएगा तो हम इस एक्सरसाइज को कर लेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो यहाँ तक कॉपी करके जा सकते हो।